चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोगों ने हिमाचल के इकोनॉमिक सर्वे को कवर करना है। तो अब मेरे साथ जो आप लोगों के इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर्स रहेंगे, उसमें जैसा आप मेरे साथ देख सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में जो इकोनॉमी वाले पोर्शन में पर्टिकुलरली 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं हिमाचल के अंदर, जिसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी भी हम लोग बोल सकते हैं, या एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज एंड टूरिज्म ऑफ हिमाचल। इन वाले चैप्टर्स को मैं आप लोगों के साथ कवर करूंगा। रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल बी कवर्ड बाय विशाल सर। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8, जिसमें हिमाचल के एग्रीकल्चर को कवर किया गया है, उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 9, जिसमें लाइव स्टॉक, जो कि एग्रीकल्चर का ही एक डोमेन है, एग्रीकल्चर से निकले हुए 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज को पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 9, जिसमें लाइव स्टॉक को पढ़ेंगे, फिर टूरिज्म को कवर करेंगे, ऐसे ही इंडस्ट्रीज को कवर करेंगे। इस तरीके से हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट से हिमाचल के इकोनॉमिक सर्वे को करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जनरली जब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं हिमाचल का, तो हमारा सारा ओरिएंटेशन होता है इकोनॉमिक सर्वे को डिस्क्रीट फॉर्मेट में डेटा को रट लेना, ताकि वो प्रीलिम्स में काम आए। आज के इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे इकोनॉमिक सर्वे के डेटा को हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे हम लोग कई टाइम से बोल ही रहे थे, लास्ट ईयर काफी सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से देखने को आए, तो वो इकोनॉमिक सर्वे से जो चैप्टर क्वेश्चंस आए हैं, वो किन चैप्टर्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं और किस लाइन ऑफ थॉट में वो चैप्टर पूछे गए। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में इतना सारा डेटा है, इतना लेंदी डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक सर्वे, तो अगर आप उसकी सही अप्रोच को नहीं समझ पाओगे, बहुत सारे एफर्ट लगा के डेटा को रट के भी आप सही डेटा को निकालना नहीं पता चल पाएगा। अगर आप सही डेटा को नहीं निकाल पाए तो आपका सारा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा हुआ वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पेपर में जो डेटा आएगा वो आपने पढ़ा ही नहीं होगा। दूसरी बात, इकोनॉमिक सर्वे का काफी सारा डेटा आपके मेंस आंसर राइटिंग GS3 के ये टॉपिक्स हैं, GS3 के आंसर्स को एनरिच करने के काम आते हैं। एक चीज को याद रख लो, इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के नहीं आता है। कुछ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दिखाऊंगा, वो जनरल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स है जो अदरवाइज बहुत पहले से चली आ रही हैं। ऐसा नहीं कि उसी साल इकोनॉमिक सर्वे ने वो पॉलिसीज को लॉन्च किया, नॉट नेसेसरली। तो इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा है वो आपके आंसर्स को एनरिच करता है। क्यों? क्योंकि वो नए डेटा देता है। बस यही एक चीज है कि इकोनॉमिक सर्वे इज मोर अबाउट डेटा। तो नए डेटा देने की वजह से, नए इनिशिएटिव, जो उसमें 2-4 नए इनिशिएटिव होंगे, उनकी वजह से इकोनॉमिक सर्वे मेंस के साथ भी इंटीग्रेट होगा। तो आज जब हम एग्रीकल्चर के इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर का सिलेबस मेंस के दृष्टिकोण से क्या दिया हुआ है और सर्वे में हमारे लिए क्या निकलता है। जैसे अभी जो है लास्ट ईयर ही लैंड होल्डिंग के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया। इकोनॉमिक सर्वे में जो लैंड होल्डिंग दी है पिछले 5-7 साल से, वही लैंड होल्डिंग जो लास्ट सेंसेक्स हुए थे एग्रीकल्चर के, वही लैंड होल्डिंग के डेटा हमारे चले आ रहे। तो ऐसा नहीं है कि वो इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया था, वो इन जनरल ही क्वेश्चन था, राइट। ऐसे ही अगर आप देखोगे, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी एक टॉपिक हमारा GS3 मेंस के सिलेबस में दिया हुआ है। तो इससे रिलेटेड कोई भी स्कीम, पॉलिसी, प्रोग्राम्स, डेटा अगर आएगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ जैसे इसमें दिया हुआ है मॉडर्न एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, कोई नई टेक्नोलॉजी की बात इकोनॉमिक सर्वे करेगा, वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इनिशिएटिव, हॉर्टिकल्चर, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, इन सारे टॉपिक को हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे से डेटा, हमेशा याद रखना, डेटा निकालने का काम करना है। तो हम अपने आंसर्स में डेटा निकालेंगे ताकि हमारे आंसर्स एनरिच आंसर्स हो जाए। जैसे अभी पिछले कुछ वर्षों के अंदर GS3 के अंदर एग्रीकल्चर, हिमाचल के एग्रीकल्चर से कुछ सवाल है। जैसे व्हाट आर द मेन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट ऑफ किन्नौर एंड लाहौल स्पीति रीजन। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट, अब इसका आंसर सिंपल है, हमें पता है कि किन्नौर के अंदर क्या चीजें होती हैं हॉर्टिकल्चर के दृष्टिकोण में। लेकिन अगर हम इसी आंसर के अंदर एक नया डेटा डाल देते हैं हॉर्टिकल्चर का, कि भाई हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हिमाचल के अंदर इतनी इस बार देखी गई है, तो वो एक डेटा, नया डेटा था जो आपके आंसर को एनरिच करता। इस तरह से इकोनॉमिक सर्वे को, जो आज मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पढ़ाऊंगा, मैं एक फ्रेमवर्क लेआउट करूंगा। देखो, ये इकोनॉमिक सर्वे हर बच्चे के काम का नहीं है, ये उसी के काम का है जिसका वो लेवल अचीव हो चुका है कि वो पेपर के मेंस में परफॉर्म करे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं उस बच्चे के लिए ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं जो मेंस में इस डेटा को यूज करने की समझ रखता हो। तो जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, उसकी तैयारी को एनरिच कर रहे हैं हम इकोनॉमिक सर्वे से। अदरवाइज हर किसी के लिए इकोनॉमिक सर्वे उतना कारगर या उपयोगी डॉक्यूमेंट नहीं रहता है। तो जिनकी तैयारी हो गई है उनके पास ये सारे आंसर्स बने हुए हैं ऑलरेडी, राइट। अब इसी के अंदर आप देखिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर
कि टोटल एग्रीकल्चर का डेटा, हॉर्टिकल्चर का डेटा आपने एनरिच करना है। ऐसे ही जैसे क्वेश्चन आया कि हिमाचल गवर्नमेंट ने एरोमेटिक प्लांट और मैनेजमेंट के कंजर्वेशन के लिए क्या इनिशिएटिव लिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के इकोनॉमिक सर्वे ने ये सारे इनिशिएटिव को डाला गया, राइट, सिंपल। ऐसे ही जैसे दूध गंगा योजना है, ये नेक्स्ट क्लास चैप्टर नंबर 9 लाइफ स्टॉक में हम लोग कवर करेंगे। ऐसे ही प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, अगेन डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो इसके अंदर हमारे पास अगर डेटा होगा वो हमारे आंसर को और अच्छा कर देगा, एनरिच कर देगा। ऐसे ही जीरो बजट नेचुरल मॉडल फार्मिंग, तो एज इट इज ये स्कीम आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ऐसे ही पूछा कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो डायरेक्टली आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स उठा के पूछे गए हैं। इकोनॉमिक सर्वे इन टॉपिक के अंदर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पूछा गया है, तो इस साल इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया है कि बजट एलोकेशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को कितना हुआ है। तो अगर आप एक डेटा नया डाल दोगे तो उस डेटा से आपका आंसर पहले से थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे हमेशा याद रखना मेंस के अंदर आंसर को एनरिच करने के काम आता है। तो अगर आप अच्छे से डेटा को निकाल पाओ तो अपने आंसर को एनरिच कर सकते हो। साथ ही साथ मैं जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा, हर टॉपिक के करस्पॉन्डिंग कैसे पिछले साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी रिलेट करेंगे, ताकि आप सेम लाइन ऑफ थॉट को अब टो कर पाओ, अपनी तैयारी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए। अब देखो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सर्वे कर क्या रहा है एज अ डॉक्यूमेंट, एज अ कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक सर्वे हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ चैलेंजेस हैं, हमेशा इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। हमारी इकोनॉमी में कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, उन चैलेंजेस को किस तरह से ओवरकम किया जाता है, ये इकोनॉमिक सर्वे काम करता है कि ओवरकम कैसे करें चैलेंजेस को। ओवरकम करने के लिए हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर को लेकर 2 लेवल पे चैलेंज है। पहला चैलेंज है कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। अच्छा, प्रोडक्शन बढ़ानी क्यों है एग्रीकल्चर में, हमें ये मैं इसीलिए फ्रेमवर्क बांध रहा हूं ताकि आप इकोनॉमिक सर्वे के लेआउट, जनरली जो मैंने एक बात बोली थी कि इकोनॉमिक सर्वे को हम डिस्क्रीट का मतलब है एक ऐसे डॉक्यूमेंट की तरह पढ़ते हैं जिसका आगे पीछे हमें लगता है कि इस चैप्टर का कोई लिंकेज नहीं है, इस चैप्टर का कोई फ्लो नहीं है, इस चैप्टर में केवल स्कीम दी है। ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे में केवल स्कीम नहीं दी है, वो रैंडम डॉक्यूमेंट नहीं है, इकोनॉमी के चैलेंजेस को लेके वो डॉक्यूमेंट बना हुआ है। तो मींस एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा चैलेंज है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन का चैलेंज क्यों है कि एग्रीकल्चर में लगातार पैदावार बढ़ती रहनी चाहिए। ये बढ़ती क्यों रहनी चाहिए, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रही है, इसलिए एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन बढ़ानी जरूरी है। दूसरी बात ना, तो प्रोडक्शन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन को क्या चाहिए, फूड सिक्योरिटी। तो एग्रीकल्चर का एक काम है फूड सिक्योरिटी। दूसरा, अगर किसान प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएगा, आज किसान 100 किलो जो है एप्पल की फार्मिंग कर रहा है, कल भी वो 100 किलो, परसों भी वो 100 किलो, तो उसकी इनकम स्टैग्नेंट हो रही है। तो उसकी इनकम में भी ग्रोथ आनी चाहिए। वो इनकम में ग्रोथ कब आएगी, जब किसान प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तो ना कि केवल फूड सिक्योरिटी, उसकी लाइवलीहुड भी बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो किसान की लगातार लाइवलीहुड में भी इजाफा होना चाहिए। अच्छा, अब इजाफा देखो, यही कॉन्सेप्ट आगे इकोनॉमिक सर्वे बोलेगा। मैं नौकरी करता हूं बैंक में, मेरी तनख्वाह 35,000 रुपए है, कल मेरी तनख्वाह 45,000 हो जाती है, परसों मेरी तनख्वाह 55,000, हर साल मेरी तनख्वाह 10,000 रुपया बढ़ रही है। किसान एग्रीकल्चर कर रहा है, आज उसने 100 किलो जो है एप्पल फार्मिंग करी, अगले साल उसने 105 किलो एप्पल फार्मिंग करी, उस एक्स्ट्रा 5 किलो से उसने 1,000 रुपए ही एक्स्ट्रा कमाए। तो एग्रीकल्चर के अंदर जो ग्रोथ आई उस किसान की, वो 1,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से आई। मेरी ग्रोथ 10,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से हो रही है। तो मेरे अंदर और एग्रीकल्चर करने वाले व्यक्ति के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक गैप आ जाएगा। अभी एग्रीकल्चर में यही समस्या आ रही है कि लाइवलीहुड तो दे रहा है लेकिन सस्टेनेबल लाइवलीहुड नहीं दे रहा। सस्टेनेबल का मतलब है जिस दर से और लोग इकोनॉमी में ग्रो कर रहे हैं, उस इकोनॉमी ग्रोथ का फायदा किसान को नहीं हो रहा, क्योंकि किसान उतनी तेजी से अमीर नहीं बन रहा है। सिंपल फंडा। तो मींस एग्रीकल्चर ना कि केवल लाइवलीहुड दे, एग्रीकल्चर ग्रोथ भी इक्वली दे। कि अगर आपकी इकोनॉमी में जीडीपी, देखो मैं ये मान के चलूं कि आपने तैयारी करी है तो मैं आपको जीडीपी शब्द नहीं समझाऊंगा। तो इकोनॉमी के अंदर अगर जीडीपी आपका 10% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, तो आप लोगों ने ध्यान देना है कि बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर भी उसी देर से ग्रो करता जाए। बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर भी उसी दर से ग्रो करते रहना चाहिए, राइट। तो इस चीज का हम लोगों ने ध्यान देना है। तो एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि इतनी प्रोडक्शन हमारी आते रहनी चाहिए, उससे आपकी फूड सिक्योरिटी आएगी देश के अंदर,
उससे लोगों की लाइवलीहुड कनेक्टेड है, वो लोग लगातार पैसा भी कमाते रहेंगे और अच्छा पैसा कमाते रहेंगे। तो एग्रीकल्चर में इसीलिए प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब एग्रीकल्चर के चैलेंज समझो। विद द पैसेज ऑफ टाइम, हम हिमाचल के कंटेक्स्ट में बात करें तो एरिया अंडर एग्रीकल्चर जितना आ सकता था वो मैक्सिमम हो चुका है। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हम लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे पैदावार को बढ़ाना था। उस पैदावार को बढ़ाने के लिए हमने एरिया अंडर एग्रीकल्चर बढ़ाना शुरू किया। जिन जगहों पे खेती नहीं की जा रही थी उन जगहों पर भी खेती होने लगी। क्योंकि उन जगहों पर भी खेती होने लगी तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। लेकिन वो जो एरिया अंडर एग्रीकल्चर था वो अपनी मैक्सिमम लेवल पे जा चुका है। अब हमें अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है, अगर मेरे को सेब 100 किलो पर ईयर उगा रहा था, तो एग्रीकल्चर में मेन हम लोगों के लिए जो चैलेंज है कि प्रोडक्शन के साथ साथ अगर हमने एप्पल की प्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 100 केजी पर एनम की हो रही थी, अब वो 105 केजी हो जानी चाहिए। लेकिन हमारे पास एरिया तो हम एक्सपेंड नहीं कर रहे, तो हम प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करें। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है कि अगर नई पॉपुलेशन को खाना आप लोगों ने खिलाना है और लैंड एरिया सीमित है, लैंड एरिया पे आपकी प्रोडक्शन डिपेंड करेगी, तो हम लोगों ने एक नया शब्द पैदा किया, प्रोडक्टिविटी। अब देखो इसी के ऊपर इकोनॉमिक सर्वे बात करेगा। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे आप एक और चीज समझिए, इकोनॉमिक सर्वे केवल प्रीलिम्स का टॉपिक नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे केवल मेंस का ही टॉपिक नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का भी टॉपिक है। हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करते वक्त हम कई सारे सवाल अभ्यर्थियों से पूछते हैं, तो हम देखते हैं कि बच्चे जब आंसर देते हैं तो आंसर बहुत ही सुपरफिशियल है, क्योंकि आंसर के अंदर इंपॉर्टेंट डेटा, एग्जाम्पल और इनिशिएटिव मिसिंग है। अगर आपके डेटा, एग्जाम्पल, इनिशिएटिव ये मिसिंग है, दूसरा लोकल लेवल पे केस स्टडीज मिसिंग है, तो आपका हमेशा आंसर सुपरफिशियल या सरफेस पे होगा। इस चीज का आप लोगों ने ध्यान देना। तो इकोनॉमिक सर्वे हमेशा आपके आंसर्स, इंटरव्यू आंसर के अंदर ग्रेविटी डालने का भी रोल प्ले करता है। तो आपने देखना है कि प्रोडक्टिविटी के ऊपर गवर्नमेंट को अब काम करना पड़ा है। आपका इकोनॉमिक सर्वे ने एक थीम बनाई है एग्रीकल्चर के अंदर, और उस थीम के अंदर प्रोडक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर डाला हुआ है कि एग्रीकल्चर में अब जो आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है, ग्रीन रेवोल्यूशन में मेजर टास्क ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करने के पीछे था कि एरिया को एक्सपेंड कर दो, राइट। फिर हमने कोशिश करी जी फर्टिलाइजर भी डालो, उससे प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, प्रोडक्शन तभी बढ़ेगी, ईल्ड बढ़ जाएगी आपकी। तो इकोनॉमिक सर्वे आपके ईल्ड के ऊपर बात कर रहा है, इकोनॉमिक सर्वे आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात कर रहा है, राइट। तो इनके ऊपर हम लोग कैसे इंक्रीज करेंगे, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे आज की डेट में एक शब्द बोल रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करो। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के अंदर क्यों R&D पे इतना पैसा खर्च कर रही है? R&D पे पैसा इसीलिए खर्च किया जा रहा है क्योंकि R&D से आती है टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी आपको पैदावार बढ़ाने में हेल्प करेगी। कैसे? क्योंकि यही टेक्नोलॉजी है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स लेकर आएगी, और यही जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बनेंगे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। तो इस चीज का हम लोगों ने ध्यान देना है कि R&D से टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से GM मॉडिफाइड सीड्स आएंगे। इसलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी का सीड चाहिए। तो आपने अगर प्रोडक्टिविटी, अब गवर्नमेंट के आगे सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। प्रोडक्टिविटी इनपुट्स पे डिपेंड करता है। इनपुट्स मींस कि आपने ये डायग्राम बना लेना, सीड्स कौन सा डाला है, साथ ही साथ सीड, केवल सीड से कुछ नहीं होगा, आप किस तरह से फर्टिलाइजर डाल रहे हो। अब फर्टिलाइजर, मान लीजिए आप कह रहे हो जी हमने किसान को फर्टिलाइजर उपलब्ध करवा दिया, फर्टिलाइजर बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, इससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, लेकिन फर्टिलाइजर खरीदने का पैसा नहीं है किसान के पास, सीड खरीदने का पैसा नहीं है, तो ये दोनों चीजें वेस्ट हो जाएगी अगर आप क्रेडिट के ऊपर काम नहीं करोगे। क्रेडिट इज, किसान को लोन पे पैसा नहीं मिलेगा, ये सब फ्लॉप हो जाएगा आपका। तो ये सारी स्कीम कनेक्टेड है। तो लोनिंग, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग भी इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा जी, केवल प्रोडक्शन इनपुट के ऊपर सीड्स और फर्टिलाइजर पे डिपेंड नहीं करेगी, वाटर भी तो एक इनपुट है। वाटर के लिए इरिगेशन करना पड़ेगा, इरिगेशन के लिए पैसा लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? कि गवर्नमेंट ने कैनाल बनानी है। अब कैनाल लाहौल स्पीति में नहीं बन सकती, किन्नौर में नहीं बन सकती, पहाड़ी क्षेत्र में इरिगेशन प्रोवाइड करना कठिनाई है, तो नीचे वाले क्षेत्रों में इरिगेशन दिया जाएगा। नीचे वाले कौन से क्षेत्र हैं? जो सब शिवालिक पार्ट हैं, जो ऊना की बेल्ट है, हमीरपुर का लोअर पार्ट है, कांगड़ा का लोअर पार्ट है, सोलन का लोअर पार्ट है, यहां पे तो इरिगेशन दिया जा सकता है।
यहां पे गवर्नमेंट इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी। इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए कि गवर्नमेंट को भी तो पैसा लगेगा, तो हर साल आपका जो बजट बात करता है कि एग्रीकल्चर में, इस बार सर्वे में भी देखेंगे, एग्रीकल्चर में जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है ना, या एग्रीकल्चर के अंदर गवर्नमेंट ने जो फाइनेंसिंग करी है, पैसा डाला है, कितना एग्रीकल्चर का बजट था, वो यही है, वो इन्हीं चीजों के ऊपर पैसा खर्च होगा। दिखाता जा रहा हूं अभी मैं कि गवर्नमेंट ने बोला कि जी 100 करोड़ के फर्टिलाइजर अगर लोग खरीदेंगे तो 50 करोड़ उसमें से हम लोग डाल देंगे एज अ गवर्नमेंट, और जो फर्टिलाइजर की बोरी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड बनाती है 1000 रुपए की, किसान को कंपनी 500 की बेचेगी, कंपनी को बाकी का 500 रुपया हम देंगे। तो ये जो पैसा लगा है वो एग्रीकल्चर बजट में से निकल के आएगा। तो एग्रीकल्चर का जो बजट है वो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर के फॉर्मेट में सब्सिडीज में पैसा खर्च होगा। तो ये कहां कहां पैसा खर्च होता है? सब्सिडीज में। एग्रीकल्चर में इतनी सारी प्रकार की सब्सिडीज है, वहां पे एग्रीकल्चर लोनिंग में पैसा खर्च होगा। आप देखिए एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके अंदर पैसा खर्च होगा। तो एग्रीकल्चर का बजट इस तरह से खर्च किया जाता है। क्लियर? तो इस चीज को समझो। तो इनपुट के ऊपर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी डिपेंड करेगी। अगर ये सारी चीजें आप डालोगे तो अगर आपके पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, इस 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड से आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओगे बिना एरिया को इंक्रीज किए। क्लियर हो गई बात? कि आपने अगर लगातार एग्रीकल्चर की, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्यों धीरे धीरे एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ रही है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। एक और चीज, ना कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, धीरे धीरे पॉपुलेशन की अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ रही है। इस चीज को भी समझो। अफोर्डेबिलिटी का क्या मतलब है? आज मैं 1000 रुपए कमाता हूं महीना के, 2 साल बाद मैं 5000 रुपए कमाऊंगा। जब मैं 5000 कमाऊंगा तो मैं खाने के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करूंगा। आप अपने ही फूडिंग पैटर्न को ट्रेस करो। जब से जोमेटो, स्विगी, जो लोग शहरों में रहते हैं आए हैं, या आपके अदर देन विलेजेस, आप गांव से बाहर शहर की तरफ रहते हो, तो आपका फूड कंजप्शन बढ़ गया है। हम चिप्स खाते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, हम अननेसेसरी पूरे दिन मंचिंग करते हैं 50 चीजों की, जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है। तो आपका क्या है? फूडिंग पैटर्न बदला है पैसे के साथ। क्योंकि फूडिंग पैटर्न बढ़ गया, इंडिया क्या है? राइजिंग मिडिल क्लास। फूडिंग पैटर्न क्योंकि हम लोगों का बढ़ गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब हम लोग ज्यादा फूड कंज्यूम करते हैं, लेकिन हमारे पास खेत तो नहीं है, तो अब हमको ज्यादा फूड उगाना इसलिए भी पड़ता है। इसलिए नहीं कि केवल प्रोडक्शन, पॉपुलेशन बढ़ गई, इसलिए भी क्योंकि हमारा फूडिंग पैटर्न चेंज हो गया। फूडिंग पैटर्न क्यों चेंज हो गया है? क्योंकि हमारी जेब में पैसा है। तो अफोर्डेबिलिटी के बाद आपका फूडिंग पैटर्न बदल जाता है। इस चीज का आप लोगों ने ध्यान देना कि अफोर्डेबिलिटी से फूडिंग पैटर्न, इन सबसे इंपैक्ट कहां आएगा? एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन की डिमांड होगी कि लोग कहेंगे हमें ज्यादा प्रोडक्शन दो। पहले हम केवल एप्पल कंजप्शन करते थे, आज की डेट पे एचपीएमसी, अभी हम जिक्र करेंगे एचपीएमसी पैकेज्ड एग्रीकल्चर के, एप्पल के हजारों टाइप के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हजारों, चटनी भी आ रही है एप्पल की वाइन भी आ रही है, एप्पल का जूस भी आ रहा है, राइट? ऐसे ही अलग अलग चीजों के जो है अलग अलग डिमांड आ रही, प्रोडक्ट्स बन रहे, वो प्रोडक्ट हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। इसलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, राइट? तो इस चीज पे ध्यान दो। तो प्रोडक्शन पे हम लोगों को इसलिए काम करना पड़ा है। अब गवर्नमेंट के जितने इनिशिएटिव हैं वो क्यों है? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। पूछा जाए जी प्रोडक्शन क्यों बढ़ानी है? क्योंकि लोग बढ़ गए हैं इसलिए बढ़ानी है, और लोगों को फूड सिक्योरिटी के साथ साथ अब देश में एक नया टर्म आ चुका है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, कि केवल खाना ही नहीं खाना, अच्छा खाना खाना है जिसके अंदर न्यूट्रिशन हो, बैलेंस्ड डाइट हो। इस चीज के ऊपर काम करना है। तो मींस हमें प्रोडक्शन, अब गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स में अभी बताता चला जाऊंगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात हो रही है। अच्छा, अब एक और फैक्टर देखो इनपुट के अंदर, सॉइल इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। सॉइल, तो हम फर्टिलाइजर क्यों डाल रहे हैं? कि सॉइल के न्यूट्रिशन को मेंटेन रखने के लिए। तो वो मेंटेन रखने के लिए अगर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आ रही है, फर्टिलाइजर की स्कीम है, इरिगेशन की स्कीम है, इनके ऊपर काम करेगी। अच्छा, गवर्नमेंट को एक और मुद्दा है, जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट के लिए एग्रीकल्चर के चैलेंज क्या है? लैंड एरिया बढ़ने की जगह घटना शुरू हो गया। कि पहले, क्योंकि आप देखो ना इतना लार्ज स्केल माइग्रेशन हो गया, फार्मिंग करने को लोग तैयार नहीं है, विद द पैसेज ऑफ टाइम फार्मर्स घटने शुरू हो जाएंगे। अगर फार्मर घटने शुरू हो जाएंगे तो मींस फार्मिंग कर ही नहीं रहे, तो काफी बड़े लैंड एरिया पे लैंड तो है, फार्मिंग नहीं हो रही है। तो हमें सीमित लैंड एरिया, सीमित फार्मर से ज्यादा पैदावार लानी है। ये एक नया चैलेंज आ गया है, रिड्यूसिंग लैंड साइज, या रिड्यूसिंग फार्म साइज, है ना, फार्म लैंड अंडर एग्रीकल्चर। ये एक नया चैलेंज है।
इससे भी गवर्नमेंट टेकल करेगी। तो गवर्नमेंट के सामने लगातार हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मल्टीपल चैलेंज आ चुके हैं। मल्टीपल चैलेंज क्या है कि आपने प्रोडक्शन को बढ़ानी है, लाइवलीहुड मेंटेन रखना है, ये चैलेंज है। दूसरा चैलेंज क्या है कि इन सारी चीजों के ऊपर काम करना है, इनपुट के फार्म इनपुट के ऊपर काम करना है, क्रेडिटिंग के ऊपर काम करना है, तभी पैदावार बढ़ पाएगी। साथ ही साथ हमें एक और चीज देखनी पड़ेगी कि लैंड इज डिक्रीजिंग अंडर एग्रीकल्चर। अब ज्यादातर लैंड डाइवर्ट हो रहा है किस चीज के लिए, या तो लैंड डाइवर्ट हो रहा है सेटलमेंट के लिए, नए घर बन रहे हैं, वहां पे शहर बन रहे हैं, टूरिस्ट टाउन्स बन रहे हैं, धीरे धीरे रोड ज्यादा बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहा है, एयरपोर्ट। तो ये जमीन कहां से आ रही है, एग्रीकल्चर जमीन है, एग्रीकल्चर जमीन पे ही लोग सेटलमेंट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जमीन पे ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग हो रही है, राइट। अगर आपको पंचायत घर बनाना है, वो घर कहां बनेगा, जहां पे लोगों के खेत होंगे। तो पंचायत घर को अगर हमारे वहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की वजह से नई सड़क आएगी, वो सड़क कहां पे बनेगी, खेतों के ऊपर। तो धीरे धीरे जो खेत हैं वो घट रहे हैं, तो लैंड अंडर एग्रीकल्चर इज डिक्रीजिंग। तो ये एक नया चैलेंज है। अच्छा, एक और चीज हमने बोला जी पानी डाल दो, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें समझना पड़ेगा कि पानी घट रहा है। तो केवल आज पानी की बात नहीं करेंगे, हम इरिगेशन में एफिशिएंसी की बात करेंगे। तो हम एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ऑफ इरिगेशन की बात करें, तो अब गवर्नमेंट केवल इरिगेशन प्रोवाइड नहीं करेगी, वो एफिशिएंट इरिगेशन प्रोवाइड करेगी किसान को, जिसमें पानी की खपत कम हो। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें समझना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर के चैलेंजेस बदल रहे हैं। अच्छा, ये सारे चैलेंज है कि पानी घट रहा है तो एफिशिएंसी, जमीन घट रही है तो प्रोडक्टिविटी पे, जितनी जमीन है उसी पे ज्यादा पैदावार करो। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो चैलेंज अब सामने निकल के आया है, क्लाइमेट चेंज। तो अब गवर्नमेंट, जो मैंने ये सारी चीजें लिखी हैं इस बोर्ड के ऊपर, ये आपने लिख लेनी है, इन्हीं के आसपास इकोनॉमिक सर्वे में स्कीम दी होगी। इसलिए मैंने बोला इकोनॉमिक सर्वे एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हमें यही देखना पड़ता है कि कैसे ये इकोनॉमिक सर्वे एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट है। तो अब मैं इकोनॉमिक सर्वे को जो आप दिखाऊंगा वो इन्हीं डेटा के ऊपर हम लोग देखेंगे। डेटा याद करवाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है इकोनॉमिक सर्वे को एक फ्रेमवर्क में बांध देना, ताकि आप जब एग्रीकल्चर का, अच्छा जो इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों ने एग्रीकल्चर के लिए पढ़ना है, ये जो पीपीटीज हैं जो मैं दिखाने वाला हूं, इनकी मैं पीडीएफ कन्वर्ट कर रहा हूं। ये पीडीएफ आपके इसी यूट्यूब चैनल के नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, जहां पे क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पे चले जाओगे, जहां पे आपका पोर्टल जिसको हम बोलते हैं, ऐप जिसको बोलते हैं, वहां पे पूरा कोर्स क्रिएट हो रखा है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, इस 21-22। इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आप लोगों ने यही देखना है कि इसमें जो मैंने पढ़ाया है उसकी पीपीटीज लगी हुई है, साथ में मैं एक और डॉक्यूमेंट डाल रहा हूं जिसमें स्कीम्स, जो इकोनॉमिक सर्वे में स्कीम्स हैं, उनकी कुछ डिटेल्ड स्कीम्स हैं, उनका मैंने एक अलग डॉक्यूमेंट बना दिया है, वो भी मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा। तो इस लेक्चर के कॉरस्पॉन्डिंग 2 पीडीएफ आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर? अब देखिए, अब इकोनॉमिक सर्वे, ये जो चैप्टर नंबर 8 है, इस चैप्टर में हम केवल एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में क्रॉपिंग, अलाइड क्यों कि एग्रीकल्चर के साथ और कौन सी एक्टिविटी होती है, ये सारी अलाइड एक्टिविटी है। ये तीनों अलाइड एक्टिविटी आपके चैप्टर नंबर 9 के अंदर दे रखी है। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर बस हम एग्रीकल्चर क्रॉप जो हम लगा रहे हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है चाहे वो ग्रेन फार्मिंग है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फॉरेस्ट्री अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, फॉरेस्ट रिसोर्स, उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ फिशिंग एंड लाइवस्टॉक इसी के बाद चैप्टर नंबर 9 है, उसमें मैं डिटेल में बढ़ाऊंगा, जिसमें डेयरी के ऊपर काफी ज्यादा दिया हुआ है, उसके ऊपर दूध गंगा योजना पहले भी आया हुआ सवाल है, राइट। अच्छा, ये इकोनॉमिक सर्वे जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले बच्चे हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा उपयोगी रहेगा। अब देखिए, आपने क्या करना है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल की एक साइट है एग्रीकल्चर को लेके, agriculture.hp.gov.in, इस यूआरएल को टाइप करके आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की साइट पे चले जाओगे। ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखती है। ये मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूं कि आपने कई सारी इनिशिएटिव को डिटेल में पढ़ना हो तो इस वेबसाइट को गवर्नमेंट की जरूर रेफर करो। देखो, गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को डी प्रमोट किया जाए। डी प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह से पेपर पूछती है कि वो गवर्नमेंट के सोर्सेज से कवर हो जाए। सोर्सेज कौन से हैं? ये वेबसाइट भी गवर्नमेंट का एक सोर्स है, जिससे गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती है। तो गवर्नमेंट इस चीज को इंश्योर करती है कि आप आराम से घर बैठे भी तैयारी कर सकते हो। तो आपने इस वेबसाइट को भी जरूर पढ़ लेना है। क्लियर? अब देखिए, खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था वाटर, इरिगेशन। हिमाचल इज लार्जली अ रेन फेड स्टेट। रेन फेड का मतलब है कि हिमाचल में जो एग्रीकल्चर इन हिमाचल इज लार्जली रेन फेड। ये क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स टोपोग्राफी।
कुछ ज्योग्राफी के चैलेंज हैं जो एग्रीकल्चर को और चैलेंजिंग बना देते हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा चैलेंज है हिमाचल की संरचना। जिस हिसाब से हिमाचल में स्लोप है, ये स्लोप कई सारे प्रकार के चैलेंज लेकर आएगा। सबसे पहले चैलेंज लेकर आएगा कि सॉइल अपने आप में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं मिलेगी। स्लोप होने की वजह से जो लैंड्स, जो आपके फील्ड साइजेस हैं, वो प्लेन फॉर्मेट में नहीं मिलेंगे, जिससे खेती करना कठिन हो जाता है। साथ ही साथ इरिगेशन देना भी कठिन हो जाता है। इसी की वजह से 80% हिमाचल के अंदर जो खेती की जाती है वो खेती है रेन फेड एग्रीकल्चर। ये अलग अलग सालों में रेन का डेटा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि रेनफॉल में हमेशा फ्लक्चुएशन देखने को मिली है और विद द पैसेज ऑफ टाइम रेनफॉल 2021 में घटी। अगर आप 2017 में देखोगे रेनफॉल 1544 मिलीमीटर की रेनफॉल थी, जो कि तकरीबन 150 सेंटीमीटर की रेनफॉल है। 2021 में ये रेनफॉल घट के 1100 मिलीमीटर या 110 सेंटीमीटर की ही रह गई है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम रेनफॉल घट रही है। ये क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है। क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट क्लाइमेट के टेम्परेचर का राइज होना भी है। उन सबका इंपैक्ट एग्रीकल्चर में देखने को मिलेगा। ये सर्वे बोलता है कि सबसे ज्यादा रेनफॉल जो है कांगड़ा में होती है, उसके बाद चंबा, सिरमौर और मंडी में भी होती है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स प्रीलिम्स में काम आ जाते हैं। और साथ ही साथ एवरेज रेनफॉल का जो डेटा बोलता है वो 1250 मिलीमीटर या 125 सेंटीमीटर का डेटा जो है हमें देखने को मिलता है रेनफॉल का। अच्छा, ये एज इट इज, ये जो डेटा है ये आपके GS3 में एग्रीकल्चर में आपका एक्सप्लिसिटली मेंशन टॉपिक है लैंड होल्डिंग इन हिमाचल। लैंड होल्डिंग इन हिमाचल ये दिया हुआ है। ये मेंस में ऑलरेडी आ चुका है, अभी मैंने दिखाया। प्रीलिम्स में लास्ट ईयर इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए लैंड होल्डिंग में कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, ऑपरेशनल होल्डिंग कितनी है, जो फार्मर्स हैं उनके पास कितना लैंड है, एवरेज लैंड होल्डिंग का क्या साइज है, राइट। ये कुछ एक जो है डेटा इन्होंने दिए हुए हैं। ये एज इट इज इकोनॉमिक सर्वे से निकले हुए डेटा है। तो हिमाचल में यदि हम देखें तो तकरीबन टोटल अगर फार्मर देखा जाए तकरीबन 10 लाख फार्मर हिमाचल प्रदेश में है। तकरीबन 10 लाख फार्मर्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। ये डेटा कहां से मिला? यहां से मिला कि ये कहता है हिमाचल में। ये सारी मैं पीपीटीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये देखिए इकोनॉमिक सर्वे कहता है 9,44,000 टोटल फार्मर हिमाचल के अंदर हैं। ऑन एन एवरेज एक किसान के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। 0.95 हेक्टेयर जमीन एक किसान के पास है, राइट। ये जो है डेटा जो है इकोनॉमिक सर्वे देता है। इन्हीं डेटा पे कहता है तकरीबन हिमाचल के अंदर मैक्सिमम जो फार्मर हैं वो स्मॉल फार्मर्स हैं और या मार्जिनल फार्मर है। परिभाषा क्या दी है? जो मार्जिनल फार्मर है उनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। जो स्मॉल फार्मर है उनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जमीन है। तो नंबर ऑफ होल्डिंग अगर आप देखेंगे कि 10 लाख हेक्टेयर होल्डिंग में से तकरीबन 9 लाख होल्डिंग इन फार्मर्स के पास है, जिनकी संख्या तकरीबन निकल के आती है 88.85। तकरीबन 90% फार्मर के पास ये लैंड की अवेलेबिलिटी है। तो एवरेज लैंड होल्डिंग इज वेरी वेरी स्मॉल। जो ठीक ठाक किसान है, जिसको हम सेमी मीडियम या मीडियम फार्मर बोल रहे हैं, वो मात्र 10.5 या 11.5% ही फार्मर है। मींस हिमाचल के अंदर, अब समस्या देखो, हिमाचल में 90% तकरीबन 90% फार्मर वो है जिसके पास लैंड होल्डिंग इज लेस देन 2 हेक्टेयर। जिसके पास लैंड होल्डिंग इज लेस देन 2 हेक्टेयर। इतनी कम लैंड होल्डिंग में किसान हमेशा एक चीज है, ही विल ऑलवेज स्ट्रगल विद पॉवर्टी। तो हिमाचल के अंदर जो रूरल लेवल पे पॉवर्टी ड्रिवन है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ स्मॉल लैंड होल्डिंग, कि छोटी सी जमीन के ऊपर खेती कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी पैसा नहीं कमाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट, मैंने एक बात बोली, लाइवलीहुड की बात नहीं करी, साथ ही साथ गवर्नमेंट सोच रही है कि ये जो पैसा कमा रहा है किसान, इस पैसे में लगातार इजाफा भी होना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट इंश्योर करने का प्रयास करिए। तो ये जो सारे डेटा हैं, ये इसी सारे डेटा के इकोनॉमिक सर्वे बोल रहे हैं कि अगर किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, वो किसान की संख्या है 30% किसान वो वाला है। ऐसा किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है, ऐसा किसान तकरीबन 26% की मात्रा में है। तो आप देखोगे मैक्सिमम जो किसान है उसके पास टोटल आप देखोगे तकरीबन 90% फार्मर्स के पास पूरे हिमाचल का मात्र 55% जमीन है। 90% किसान के पास 55% जमीन, बाकी 10% किसान के पास रेस्ट ऑफ द 45% जमीन है। तो किसान हिमाचल के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लिख लीजिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अनइक्वल, ये बहुत बड़ी समस्या है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ये कैसे निकलता है? अगर कोई पूछे समस्या क्या है,
वो ये समस्या है कि 90% फार्मर पे 55% जमीन है पूरे हिमाचल की। ये देखो डेटा के थ्रू पता चला। इकोनॉमिक सर्वे यही पूछता है, अगर तो यूपीएससी का पेपर होता वो डेटा नहीं पूछता, वो सीधा कॉन्सेप्ट पूछता कि मैक्सिमम 90% ऑफ द फार्मर इज हैविंग लेस देन इज हैविंग 55% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ हिमाचल। वो सीधा कंक्लूजन पे जाता है। हिमाचल में क्वेश्चन ज्यादा फैक्ट की तरफ आते हैं rather देन कंक्लूजन की तरफ, राइट। ये कंक्लूजन फिर भी इंपॉर्टेंट है कि अगर पेपर का लेवल चेंज हो। आप देखोगे जो मीडियम फार्मर है, जो मात्र 8.25% पूरी इकोनॉमी में है, उनके पास 24% जमीन है। तो मींस मैक्सिमम फार्मर ये वाले, इनके पास ठीक जमीन है। अगर आप मीडियम फार्मर देखोगे तो 2.5% फार्मर के पास 15.5% पूरे हिमाचल की जमीन है। तो मींस मैक्सिमम लैंड इन लोगों के पास है, दैट इज 10% फार्मर्स के पास 45% ऑफ द लैंड है। अगर आप देखोगे जिनको हम लार्ज फार्मर्स बोल रहे हैं, वो मात्र 0.3% फार्मर है, मात्र 0.3, और इन सारे फार्मर पे मिला के तकरीबन 5% जमीन है हिमाचल की। तो आप देखो इनके पास बहुत बड़ी लैंड एरियाज है। तो इसको बोला जाता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन हिमाचल, राइट। ये आपकी एक एग्रीकल्चर की समस्या भी बनेगी। इससे बाद में इकोनॉमी की प्रॉब्लम आएगी कि ये जो किसान है जिसके पास मात्र 55% जमीन है, ये किसान की संख्या 90% है तकरीबन, ये हमेशा पॉवर्टी रिडन में ही रहेगा, ये हमेशा गरीब रहेगा, राइट। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे देखो एग्रीकल्चर के डेटा देते हुए क्या बोलता है, ये डेटा देते बोलता है, एक शब्द देता है नेट सोन एरिया, जिसकी मैंने अभी बात करी थी। नेट सोन एरिया की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने जो बोला, हमारा एरिया अंडर एग्रीकल्चर इज नेट सोन एरिया। जिस जगह पे आप खेती कर रहे हो, नेट सोन एरिया अब अपनी पीक पे पहुंच चुका है, मैक्सिमम है। अगर आपको इससे ज्यादा पैदावार लेनी है, आप इसमें क्या करोगे, ज्यादा फर्टिलाइजर डालो, ज्यादा इरिगेशन दो। अच्छा, अब पहाड़ों पे एक चीज समझो, ठंडा बहुत ज्यादा है। हिमाचल को अगर एक स्क्वायर की तरह डिफाइन कर दूं, ये वाला जो ग्रेटर हिमालयज और ट्रांस हिमालयज है, यहां ठंडा है, सर्दियों में बर्फ रहेगी 6 महीना, जिसकी वजह से खेती सर्दियों में नहीं की जा सकती। तो यहां पे साल में एक दफा खेती की जाती है। जो मिडल हिमालयज हैं, यहां पर भी बहुत ठंडा हो जाता है और 2 महीना ये भी बर्फ के नीचे रहेंगे। यहां पर भी साल में 2 दफा खेती करना बहुत मुश्किल है। जो 2 दफा खेती जहां की जा सकती है वो शिवालिक बेल्ट है, ये वाली। यहां साल में 2 बार खेती करनी है। अगर 2 बार खेती करनी है तो मींस आपको इरिगेशन फैसिलिटी देनी पड़ेगी, ताकि, क्योंकि गर्मियों में तो खेती हो जाएगी बरसातों से, सर्दियों में बरसातें कम होती है। सर्दियों में अगर हमें खेती करना है तो वो मुश्किल है, वो मुश्किल है। तो यहां पे क्या देना होगा, आपको इरिगेशन फैसिलिटी देनी होगी। इस इरिगेशन फैसिलिटी से ही आप खेती पॉसिबल हो पाएगी। तो हिमाचल में एक शब्द है नेट सोन एरिया, भी मैं टेक्निकल टर्म दिखाऊंगा। नेट सोन एरिया, मान लीजिए हिमाचल में नेट सोन एरिया है 100 हेक्टेयर की, इतनी जमीन है जहां पे खेती होती है। लेकिन इसमें से 20 हेक्टेयर एक ऐसी जमीन है, 20 हेक्टेयर जिसमें खेती साल में 2 दफे हो जाती है, क्योंकि वहां पे आपने इरिगेशन दे दिया। तो वहां लोग सर्दियों, अदरवाइज हिमाचल में आप लोगों को ध्यान होगा जो रूरल एरिया से, वहां सर्दियों में खेती नहीं होती है। अगर आप इरिगेशन दे दो तो सर्दियों में भी खेती की जा सकती है। तो यहां पे नेट सोन एरिया 20 हेक्टेयर और बढ़ गया। इसके लिए एक टर्म आती है ग्रॉस सोन एरिया की, 100 तो पहले था ही एनएसए, प्लस जिस जगह पे और एक्स्ट्रा खेती करी, मींस मेरे पास ये एक फील्ड है, इस फील्ड में मैं साल में 2 बार खेती करता हूं। ये 20 हेक्टेयर का फील्ड है, तो 20 हेक्टेयर तो पहले ही कवर्ड हो गया। लेकिन जो सर्दियों में एक्स्ट्रा खेती करी मैंने इसमें, तो मींस मैंने अपनी जमीन को 2 बार यूज कर लिया, तो ये 20 हेक्टेयर एड ऑन हो जाएगा। अगर ये जो 100 हेक्टेयर है, अगर मैं इस पूरे 100 हेक्टेयर में साल में 2 बार खेती कर लेता हूं, तो मेरे पास ग्रॉस सोन एरिया हो जाएगा 200 हेक्टेयर। ये चीज को समझो। तो धीरे धीरे हिमाचल में जो हमें काम करना है, ग्रॉस सोन एरिया पे काम करना है। ग्रॉस सोन एरिया, चाइना एक खेत के ऊपर साल में 3 बार खेती करता है। अब इसके लिए लगती है टेक्नोलॉजी। समझो इस टर्म को, हमने जिन्होंने मेरे से पढ़ा है क्लासेस में, वहां हम इस टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर मेरे को साल में ज्यादा खेती करनी है, सबसे पहले क्या लगेगा, वाटर, क्योंकि इरिगेशन देना पड़ेगा अगर आपको खेती करनी है। साथ ही साथ आपकी सॉइल की फर्टिलिटी एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो आपको फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे ताकि उसकी फर्टिलिटी रिवाइज रहे, ताकि हम साल में 2 बार खेती कर पाए। तीसरी बात, केवल पानी और फर्टिलाइजर डालने से कुछ नहीं होगा। अगर आप वहां पे एक ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड तैयार नहीं करते जो 6 महीने में पक के तैयार हो जाए। अगर मेरा क्रॉप तैयार होने में 9 महीने लेगा, तो मैं साल में 2 बार खेती कैसे कर लूंगा। मैं साल में 2 बार खेती तब कर सकता हूं जब मेरे दोनों ही क्रॉप्स 6-6 महीने में बन के तैयार हो जाए। इंपॉर्टेंट है,
अब ये पहले तो तैयार नहीं होते थे, पहले तो 1 साल के बाद तैयार हो रहे, 9 महीने के बाद। अब मैंने R&D और टेक्नोलॉजी की मदद से जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसमें जीन्स को मॉडिफाई करके 6 महीने में वो सीड तैयार हो जाता है। इसका मतलब अब मैं साल में 2 बार खेती कर सकता हूं। तो धीरे धीरे जो मैंने शब्द दिया है प्रोडक्टिविटी, हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सारे काम कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी की मदद से एक ही खेत पे ज्यादा बार खेती करने का प्रयास करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो एक टर्म है ग्रॉस सोन एरिया इंक्रीज होगा। आपके सर्वे में यही सारे शब्द अब भर भर के डाले गए हैं। जैसे आपके शब्द बोलता है नेट सोन एरिया हिमाचल में है 539,000 हेक्टेयर, है ना, और वो बढ़ चुका है। अगर आप देखेंगे वो 4 बढ़ चुका है 2017 और 18 तक। तो मींस मैक्सिमम जितना एरिया है हम ला चुके हैं। 10 साल के अंदर भी 4,000 हेक्टेयर ही इंक्रीज हो पाया है। तो ये सारी चीजें हैं। उसी के अलावा हम बोलते हैं, जो आप देखिए जो मेजर क्रॉप्स है वो 82%, ये जो क्रॉप्स ऊपर दे रखी हैं जो कि फूड ग्रेन है, लार्जली व्हीट, मेज, राइस, बार्ले एंड पल्सेस, ये मेजर क्रॉप्स हैं और ये 82% है टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन, कि मैक्सिमम एरिया इन्हीं क्रॉप्स को मिला है, व्हीट, मेज, राइस और बार्ले को। तो मींस जो फूड ग्रेन है वो मैक्सिमम एरिया को ऑक्यूपाई करके रखता है। इसी के अंदर अलग अलग का एरिया भी दिया हुआ है कि मक्का और कनक इन दोनों ही 68% टोटल जो है एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ये कुछ डेटा दिए हुए। अब इसी डेटा पे अभी मैंने ये सवाल भी बताया था कि लैंड होल्डिंग के ऊपर जो है डेटा दिया हुआ था। अब एग्रीकल्चर जो है टोटल जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है मात्र 13.5%। अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर लोग देखोगे तो सर्वे बोलता है कि हिमाचल के अंदर 68% लोग खेती करते हैं। 68 इज अ वेरी बिग नंबर। तो 68% लोग खेती करते हैं और ये पैसा कितना कमाते हैं? मात्र 13.5%। कि पूरी इकोनॉमी में अगर 100 रुपए कमाए जा रहे हैं तो 68% किसान केवल 13.5 रुपए कमा रहे हैं। इसकी वजह से एग्रीकल्चर में एक प्रॉब्लम हमेशा रहने वाली है हिमाचल के अंदर, पॉवर्टी, कि ना तो लैंड एरिया है ना ये किसान पैसा कमा पा रहे हैं। तो यही सारे डेटा लिखे हुए हैं। एक और चीज बोलता है, देखो सर्वे दी एरिया अंडर फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज डिक्रीजिंग। अब लोग खेती करने को तैयार नहीं है और खेती में भी इन सारी चीजों को उगाने को तैयार नहीं है, व्हीट, मेज, राइस एंड बार्ले। क्यों? क्योंकि इनका दाम, इनकी कॉस्ट हमेशा किसान को कम मिलेगी। ये सस्ते हैं, व्हीट सस्ता है, मेज सस्ता है, बार्ले सस्ता है। तो वो ऐसी क्रॉप लगाने को तैयार है जिसमें ज्यादा रिटर्न आए। वो ऐसी क्रॉप लगाएगा जो महंगी बिकेगी। दूसरी बात, वो ऐसी क्रॉप लगाएगा जो ज्यादा सिक्योर होगी, मींस उसके खराब होने की संभावना भी कम से कम होगी। तो किसान अपने पैटर्न को बदल रहे हैं, अब वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन को शिफ्ट कर रहे हैं। तो वो कहता है इज ग्रेजुअली श्रिंकिंग टुवर्ड द कॉमर्शियल क्रॉप रेदर देन फूड ग्रेन क्रॉप। कॉमर्शियल क्रॉप कौन सी है? जिसको बेच के पैसा कमाया जाता है। फूड ग्रेन वो है जो खुद के खाने के लिए उगाया जाता है। तो किसान अब ऐसी क्रॉप को उगाया जाएगा जिससे पैसा वो कमा सकता है। तो वो कहता है, एक और कुछ डेटा दिया हुआ है कि पूरे हिमाचल में कई सारे टाइप के फ्रूट्स हैं। शिवालिक्स में ट्रॉपिकल है, जैसे मैंगो है, जैसे लीची है, बनाना है। ऊपर की तरफ चले जाओ तो एप्पल, एप्रिकॉट, चेस्टनट, एलमंड्स, ये सारे फ्रूट्स आ जाएंगे। टेम्परेट फ्रूट कीवी आ जाएगा। लेकिन एप्पल प्रोडक्शन पूरे हिमाचल में सारे जो फ्रूट्स होते हैं उनमें से 85% जो टोटल बाय वेट, बाय वॉल्यूम है वो एप्पल का है। लेकिन एप्पल के अंदर जो एरिया है इट इज लेस देन 50%, 48.8% है। तो मींस कम एरिया से ज्यादा पैदावार मिल रही है। इसलिए हिमाचल में अब हम देखेंगे ट्रॉपिकल एप्पल भी एक नया वेरिएंट आ गया, जो सोलन, ऊना, हमीरपुर में भी लगाए जा रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट में, और वो सक्सेसफुल है। तो अब हम ट्रॉपिकल एप्पल भी लगा रहे हैं। पूरा जापान और चाइना ट्रॉपिकल एप्पल के ऊपर बेस्ड है। ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिकल एप्पल लगाए जा रहे हैं। तो इन सारी जगहों पे अब ट्रॉपिकल एप्पल की फार्मिंग की जा रही है। तो यही सारे डेटा बोलता है। अब देखो ये जो डेटा है कि अगर क्वेश्चन आपका मेंस में फ्रूट प्रोडक्शन के ऊपर आ गया तो आपने यही डेटा थ्रो करने, जो सर्वे बोल रहा है। सर्वे कह रहा है कि इस टाइम पे फ्रूट प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 750,000 टन जो है, मैट्रिक टन फ्रूट प्रोडक्शन की हुई है। तो ये सारे डेटा आपने इसमें से निकालने हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, राइट। ऐसे ही कुछ एक हाइलाइट्स दिए हैं। ये हाइलाइट जब हम स्कीम्स पढ़ेंगे उन स्कीम के थ्रू भी मैं कवर करता जाऊंगा कि क्या क्या हाइलाइट्स जो है सर्वे ने इस बार बोले हैं। क्लियर? चलिए जी, अब गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को लेके कुछ बजट के ऊपर हम लोग देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या डेटा प्रपोज किए हैं बजट को लेके। अब बजट को लेके बोल रहे हैं कि जो 40, आप देखोगे टोटल जो खेती से जो पैसा कमाया जा रहा है उसमें 40% का इजाफा हुआ है पिछले 4 सालों में।
तो मींस ये इजाफा क्यों हुआ है? विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैंने बोला था कि आपने एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ाई है, उस प्रोडक्शन से लोगों ने ज्यादा पैसा कमाया है और वही पैसा जो है 40% इजाफे के तौर में हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब एग्रीकल्चर एंड अलाइड दो एक्टिविटीज हैं। अलाइड के अंदर फिशिंग भी है, फॉरेस्ट्री भी है और लाइफ स्टॉक डेयरी फार्मिंग भी है। एग्रीकल्चर में केवल क्रॉपिंग है, जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। तो जो क्रॉप्स हैं वो टोटल एग्रीकल्चर के, आप देखोगे यहां पे डेटा दे रखा था, 62% रेवेन्यू अकेला क्रॉप्स पैदा करके देता है। तो लाइफ स्टॉक, फिशिंग और बाकी जो एक्टिविटीज हैं, अभी उसमें से जो पैसा है वो तकरीबन 37.4% कमाया जा रहा है, जो कि इन फ्यूचर बढ़ाया जाएगा। तो धीरे धीरे हमारा फोकस एग्रीकल्चर से उठ के अलाइड वाली साइड पे भी जा रहा है, क्योंकि अलाइड में पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, राइट। और वो धीरे धीरे फार्मर्स की इनकम को सप्लीमेंट भी करता है और डाइवर्सिफाई भी करता है। फार्मर की इनकम अब दो जगह से बनती है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड। इससे फार्मर की इनकम में एक स्टेबिलिटी आती है, दूसरा इनकम में इजाफा होता है। जो मैंने बोला कि अगर इकोनॉमी के अंदर एक बैंक में नौकरी करने वाला व्यक्ति, जैसे टीचर्स आर वेरी वेल पेड इन हिमाचल, ब्यूरोक्रेट्स आर वेरी वेल पेड इन हिमाचल, अगर किसान उतनी तेजी से पैसे में इजाफा नहीं करेगा जितनी तेजी से एक टीचर, एक डॉक्टर, एक बैंकर, एक ब्यूरोक्रेट की सैलरी बढ़ेगी, तो धीरे धीरे किसान उनके रिलेटिवली गरीब दिखने लगेगा। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है रिलेटिव पॉवर्टी। अगर ये रिलेटिव पॉवर्टी आई तो समाज में हमने जो एक शब्द लिखा था सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, वो नहीं रह जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट इंश्योर करती है इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या है? हिमाचल के हर वर्ग की उतनी ही ग्रोथ होनी चाहिए जितनों की बाकी हो रही है। तो ग्रोथ में इंक्लूजन कैसे आएगा? जब एग्रीकल्चर भी उतनी तेजी से ग्रो करेगा जितने बाकी सेक्टर करेंगे। तो आपने चीजों को ऑर्गेनिकली समझना है, राइट। तो इस तरह का ये एग्रीकल्चर का डॉक्यूमेंट है। तो ऐसे ही सर्वे अलग अलग एस्टिमेट आप लोगों के लिए लेकर आया है कि लाइफ स्टॉक के एस्टिमेट है, इसमें कितना है। तो दीज आर जस्ट डेटा। अब आप जो चीजें मैंने बताई है, इन चीजों की लाइट में अगर आप पढ़ोगे अपने डेटा को, आपको समझ आएगा। जैसे क्रॉप प्रोडक्शन का एक ग्राफ इन्होंने दिया है कि धीरे धीरे 2018 से 23 तक क्रॉप प्रोडक्शन इतनी बड़ी है और ये भी लगातार ग्रोथ नहीं है। क्रॉप प्रोडक्शन बड़ी, फिर डिप हो गई क्योंकि कोरोना ईयर आया, धीरे धीरे रिवाइव कर रही थी, अभी भी डिप है। अब क्रॉप प्रोडक्शन इस साल जाके रिवाइव करी है क्योंकि कोरोना टाइम फ्रेम चल रहा था। अच्छा, दूसरा है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक में आप देखोगे इजाफा नहीं हुआ, रेदर देन लाइफ स्टॉक फार्मिंग गिरी है। मींस लोग जो लाइफ स्टॉक से पैसा, डेयरी से पैसा कमा रहे थे, वो उतना नहीं कमा रहे, ये गिर गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम। फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग तकरीबन स्टैग्नेंट ही चल रहा है, 18 के कंपैरेटिवली नीचे आया डेटा। ऐसे ही फिशिंग में पैसा कम, फिशिंग में भी लगातार उतनी ही ग्रोथ मेंटेन है। तो आप देखोगे जो फिशिंग का शेयर है वो जितना 18 में था उतना ही आज भी एक शेयर है। तो आप देखोगे 18 के कंपैरेटिवली लोगों ने 2022 में क्रॉपिंग से ज्यादा पैसा कमाया है एज कंपेयर टू लाइफ स्टॉक, राइट। तो इनके ऊपर अभी गवर्नमेंट का स्कोप है कि यहां पर भी किसान की इनकम को डाइवर्सिफाई और मल्टीप्लाई करने के लिए ये एक बहुत बड़ा जरिया है। तो ये सारे चैप्टर्स हम आने वाले टॉपिक्स में करेंगे भी। ये सारे टॉपिक आने वाले चैप्टर नंबर 8 में, फॉरेस्ट्री है, फिशरी है, ये सब करेंगे। इनके डेटा आप लोगों के साथ शेयर है, आप इसको पढ़ोगे अब आपको इजीली समझ आएगा। ये एक ग्राफ है जो ग्रोथ के बारे में बात करता है। अगर आप देखोगे ग्रोथ, ये जो ब्लू शेडेड है, स्काई ब्लू, ये एग्रीकल्चर की ग्रोथ बता रहा है क्रॉप्स में। तो क्रॉप्स की ग्रोथ मैंने बताई कि पहले क्रॉप बढ़ रही थी, अब क्रॉपिंग में कोई खास ग्रोथ नहीं आ रही है, बार बार घटती और बढ़ती स्ट्रेंथ देखने को मिली है। ग्रोथ लगातार अगर लाइफ स्टॉक की देखा जाए वो भी गिर रही है। मींस पहले लोग डेयरी से पैसा कमाते थे, अब लोग डेयरी से उतना पैसा नहीं कमाते हैं। तो ये सारे जो थीम्स हैं ये आपको कंक्लूजन पे लेके जाएंगे कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि लगातार क्या जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है उसमें ग्रोथ देखने को मिली है, नहीं मिली है, ये नहीं ग्रोथ के चार्ट। क्या लगातार फिशिंग में ग्रोथ देखने को मिली है? लगातार देखो 6.5 से 4.25 आई, फिर 9 आई, फिर 7 आई, अब 7 पे जाके स्टैग्नेंट हो गई। तो लगातार ग्रोथ नहीं आई है, ऊपर नीचे बढ़ती और घटती रही है। फॉरेस्ट्री में आप देखोगे कभी अचानक से बहुत पैसा कमाया, फिर नहीं कमाया, फिर धीरे धीरे अब लोग पैसा कमाना फॉरेस्ट्री में फिर से शुरू करे। तो कोरोना की वजह से बहुत सारे ग्राफ यहां पे अगर आप देखोगे डिस्टॉर्ट हुए हैं कोरोना की वजह से, राइट। ये देखिए अब ये कहता है नेट सोन एरिया कि टोटल एग्रीकल्चर जितना एरिया हिमाचल में है उसमें से 20% एरिया एग्रीकल्चर को दिया हुआ है, अलग अलग एक्टिविटीज में है। फॉरेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट दिया हुआ है हमने 60% से ज्यादा, एरिया अंडर सेटलमेंट दिया हुआ है। ऐसे ही खेती को 20% एरिया पूरे हिमाचल का दिया है। आप समझो 20% एरिया में हिमाचल की 68% पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी है जो खेती कर रही है।
राइट। तो ये सारे डेटा दिए हुए। एक और डेटा दिया हुआ है, वो कहते हैं हिमाचल के अंदर लार्जली रेन फेड एग्रीकल्चर है। 80% जमीन जो है वो बिना इरिगेशन के बैठी हुई है, केवल 20% जमीन पे इरिगेशन मिला है। मींस हिमाचल में ऐसी जमीन जिसपे इरिगेशन है, साल में 2 दफे खेती हो सकती है, ये केवल 20% जमीन है। तो धीरे धीरे अगर हम इरिगेशन फैसिलिटी पे काम करेंगे तो ज्यादा जमीन एग्रीकल्चर के अंडर प्रोडक्शन के अंदर आ जाएगी, जिससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एग्रीकल्चर की ओवरऑल प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। एक टर्म इन्होंने कॉइन किया है जिसका नाम है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी है ग्रॉस सोन एरिया, डेटा लिख लो, अपॉन नेट सोन एरिया इनटू 100। मींस अभी मैंने एग्जांपल दिया, अगर हिमाचल में 100 हेक्टेयर जमीन है और इसमें से 20 हेक्टेयर के अंदर इरिगेशन है, इस 20% हेक्टेयर इरिगेशन की वजह से आप देखोगे टोटल जमीन अंडर एग्रीकल्चर 120 हेक्टेयर हो गई है। तो ग्रॉस जोन एरिया इज 120, नेट जोन एरिया इज 100 और ये 100। तो हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी हिमाचल में है मोर देन 100, 120। नेशनल एवरेज क्रॉपिंग इंटेंसिटी 138%, क्योंकि हम पूरे नेशन में तकरीबन 40% ऐसी जमीन है जिसके ऊपर साल में 2 बार खेती कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन। चाइना की क्रॉपिंग इंटेंसिटी 300%, कि चाइना में एक जमीन में साल में 3 बार खेती की जा रही है, क्योंकि इतना इरिगेशन, इतना फर्टिलाइजर डाला जा रहा है कि साल में 3 बार भी पैदावार ले लो। और उनके सीड इतने जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं कि वो 6 महीने की जगह 4 महीने में बन के तैयार हो जाते हैं और अगली फसल लगाने का टाइम आपको मिल जाता है, राइट। तो वहां पे एग्रीकल्चर सीजन बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे ने एक नया टर्म कॉइन किया है, ऑल्दो ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ाते ही हैं एग्रीकल्चर में, नाम है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, राइट। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहां पे ज्यादा खेती कर पाओगे? जहां पे प्लेन्स है, जहां पे इरिगेशन है, जहां पे किसान फर्टिलाइजर यूज करेगा। देखो ऊना प्लेन्स, क्रॉपिंग इंटेंसिटी 192। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, राइट। ये सवाल आते हैं। देखो जो रिलेटिवली प्लेन्स एरियाज हैं वो सबसे ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी उनमें देखने को मिलेगी। ऊना, हमीरपुर, सिरमौर, कांगड़ा, सोलन, मंडी, चंबा। देखो इसके बाद वो सारे पहाड़ी इलाके आ जाएंगे जिसमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी, लाहौल स्पीति, यहां साल में 2 बार खेती नहीं कर पाओगे आप, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी अपने आप घट जाएगी। शिमला में कुछ जगहें हैं जिनमें आप साल में 2 दफे खेती कर सकते हो, बाकी जगह नहीं, जो लोअर बेल्ट है शिमला की। तो इसलिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी देखोगे लगातार घटनी शुरू हो गई है, राइट। इस चीज को बोला जाता है कि साल में कितनी बार जहां पे खेती करोगे वो वहां की क्रॉपिंग इंटेंसिटी को दर्शाता है। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, पहली बार इन नंबर्स का यूज गवर्नमेंट ने किया है। क्लियर? ये देखिए अब एक सवाल है कि अलग अलग क्रॉप्स का प्रोडक्शन बताई हुई है, 2019 में कितनी थी और आज कितनी है। तो जनरली प्रोडक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैंने बोला जनरली इंक्रीज हुई है, कोरोना की वजह से थोड़ा उतना इंक्रीज नहीं हो पाया। अगर आप मेज प्रोडक्शन देखोगे तो 730 के आसपास का डेटा से 740 हो गया है। अच्छा, गेहूं की प्रोडक्शन नहीं बढ़ी है, घटी है। पैडी की प्रोडक्शन तकरीबन उतनी ही रही। पल्सेस की प्रोडक्शन बढ़ गई है, बार्ले की प्रोडक्शन तकरीबन उतनी रही और थोड़ी घटी भी है। तो हम अलग अलग क्रॉप्स की प्रोडक्शन को देख रहे हैं। तो ओवरऑल फूड ग्रेन की प्रोडक्शन पिछले 4 साल में बढ़ने की जगह घटी है। इससे क्या होगा? इकोनॉमी में पढ़ा है, इन्फ्लेशन, महंगाई। 4 साल में क्या आबादी बढ़ी है? हाँ जी, बहुत बढ़ी है। अगर आबादी बढ़ गई और उतना ही फूड ग्रेन आप प्रोड्यूस करे हो, नुकसान क्या हुआ? आपकी आबादी को खाना नहीं मिला। दूसरा, 4 साल पहले किसान जो पैसा कमा रहा था आज भी उतना ही पैसा कमाएगा, इवन कम कराएगा, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गई है। तो मींस किसान की लाइवलीहुड भी थ्रेटन हो गई और फूड सिक्योरिटी भी थ्रेटन हो गई। इसलिए लगातार हमें फूड प्रोडक्शन को बढ़ाते रहने का काम है। अगर पोटैटो प्रोडक्शन देखोगे वो थोड़ी सी बड़ी है, वेजिटेबल प्रोडक्शन थोड़ी सी बड़ी है, जिंजर की प्रोडक्शन तकरीबन बराबर रही है। कॉमर्शियल क्रॉप्स जिनके कई सारे फ्रूट जिसके अंदर आते हैं उसकी प्रोडक्शन थोड़ी सी बड़ी है। तो अगर ओवरऑल प्रोडक्शन देखोगे एग्रीकल्चर की, वो थोड़ी सी बड़ी है बिकॉज ऑफ द फ्रूट्स प्रोडक्शन। अदरवाइज प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। ये अच्छी चीज नहीं है, नुकसान है। इससे ना तो किसान पैसा कमाएगा, ना लोगों को ज्यादा फूड मिलेगा खाने को। क्लियर? तो ये सारे ऐसे ही अगर आप देखोगे, ये पिछले साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, दी फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 2021 वाज 15 लाख टन, राइट। तो ये सीधे डेटा उठा के क्वेश्चन में पूछे गए। द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल ड्यूरिंग द ईयर वाज इतना, द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो वाज इतना, द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन वाज इतना। तो ये जो चार्ट मैंने दिखाया, इस चार्ट को इस तरह से, अब देखो ये है प्योर रट्टा, फैक्ट है,
लेकिन पेपर में क्योंकि पूछे जा रहे हैं तो इस तरह से आपको पता चल गया कौन से फैक्ट पे फोकस करके उसको रटने की जरूरत है। क्लियर? देखो अब एक और टर्म है हिमाचल में, जैसे मैंने शब्द बोला था प्रोडक्टिविटी। अब गवर्नमेंट जो सारा काम कर रही है प्रोडक्टिविटी के ऊपर कर रही है, और प्रोडक्टिविटी लगातार आप देखोगे कांस्टेंट ही हो रही है। तो गवर्नमेंट प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा? अब जो स्कीम आएगी, इरिगेशन पे काम करेगा, फर्टिलाइजर पे काम करेंगे, सीड्स पे काम करेंगे, सॉइल पे काम करेंगे और फार्म क्रेडिट लोनिंग पे काम करेंगे, तो किसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये देखिए, तो फर्टिलाइजर पे सब्सिडीज दी जा रही है, ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर की कंजप्शन। ऐसे ही ये स्कीम्स आ गई कि सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम होंगे, प्लांट प्रोटेक्शन के प्रोग्राम लिए जाएंगे, ये सारी स्कीम इसी लाइन ऑफ थॉट में है। तो स्कीम बेसिकली क्यों फ्लोट की जा रही है? चैलेंजेस को पूरा करने के लिए, जो जो चैलेंजेस है उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए स्कीम लॉन्च की जा रही है। तो स्कीम इसी लाइन ऑफ थॉट में है, या तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जिसके लिए मैंने अभी बताया, और दूसरा पार्ट है जो अभी मैं डिस्कस करूंगा, मार्केटिंग। धीरे धीरे अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो और वो प्रोडक्शन कस्टमर तक नहीं पहुंच रही तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो प्रोडक्शन फार्मर्स के एंड पे काम किया जाएगा, वो प्रोडक्शन लोगों तक पहुंचा जाए तो मार्केटिंग पे काम किया जाएगा। अगर एक सब्जी मंडी खुलवाई जा रही है वो इसलिए ताकि किसान जिस सामान को उगा रहा है वो एक मंडी तक पहुंचे, मंडी ट्रकों में रख के ट्रांसपोर्ट करके चंडीगढ़ हमारे पास भेज दे। तो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग कंज्यूमर को कनेक्ट करता है किसान के साथ। अगर किसान प्रोड्यूस करता रहेगा और कोई कंज्यूमर नहीं तो किसान की सारी प्रोडक्शन वेस्ट है। ऐसे ही एज अ कंज्यूमर मेरे को खाना मिला नहीं, चाहे हिमाचल में बैठ के किसान जितना मर्जी खाना उगाता रहे। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्ट है वो मार्केटिंग बना के देती है। इसलिए गवर्नमेंट लगातार मार्केटिंग में भी काम करती रहती है कि फूड उगाते रहना इज अ वेस्ट अगर वो कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो गवर्नमेंट ये मार्केटिंग के जरिए सारे काम करेगी। कई सारे तरीके हैं मार्केटिंग की। एचपीएमसी यही काम कर रही है। एचपीएमसी क्या करेगी? प्रोसेसिंग का काम कर रही है। प्रोसेसिंग में इसकी वेबसाइट को भी विजिट कर लेना। प्रोसेसिंग का मतलब है अलग अलग प्रोडक्ट्स बना के इन प्रोडक्ट को रिटेल करके बेचना। इससे क्या होगा? एचपीएमसी पैसा कमाती है। साल 1.5 करोड़ का मुनाफा कमाया, 22.5 करोड़ की पूरी इनका टर्नओवर था। अच्छा टर्नओवर है, इससे इन्होंने पैसा कमाया, लोगों को रोजगार दिया। एचपीएमसी में जब प्रोसेसिंग होगी तो जो है लोगों को फैक्ट्रियों में काम मिलेगा। एचपीएमसी के जो रिटेल आउटलेट पूरे हिमाचल में खुले हुए हैं, जिससे जो है टूरिस्ट आके खरीदता है सारे सामान को, तो उन सारे आउटलेट से में लोगों को रोजगार मिला है। फ्रेंचाइजी लेके लोग आउटलेट खोलते हैं तो रोजगार पैदा हो रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट इन सारे सेक्टर को पुश करती रहती है, राइट। तो मार्केटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। अब देखो एज इट इज आपका जो है स्कीम के ऊपर क्वेश्चन, इसलिए पॉलिसी पढ़ना जरूरी है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना डिटेल में दे रखी है, रफ्तार इस स्कीम के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ के आया हुआ है। जनरली जो स्कीम के ऊपर क्वेश्चन है वो दो प्रकार के आएंगे। एक तो स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्यों बनाई गई है, दूसरा उस स्कीम में कितना पैसा कितना फंड जो है खर्च किया जा रहा है। इनके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। किसी भी स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो स्कीम क्यों बनाई जा रही है और कितना पैसा उसमें अलोकेट हुआ है बजट के दौरान। क्लियर? तो ये सारी स्कीम सब आप लोगों ने पढ़ लेनी है। स्कीम देखो, मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना, जिसके अंदर एक जो है अम्ब्रेला स्कीम बनाई, इसमें मल्टीपल स्कीम को डाल दिया, जैसे कि वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन को बढ़ानी है, सीड्स प्रोवाइड करने हैं, सीड्स की मल्टीप्लीकेशन का काम करना है, या लैब्स खुलवानी है। लैब क्यों? रिसर्च जरूरी है। रिसर्च होगी तो एक अच्छा सीड बनेगा। अच्छे सीड की पैदावार ज्यादा होती है, तो उस पैदावार को कैसे बढ़ाओगे? अगर आप एक अच्छा सीड यूज कर लो। तो ये सारे काम जो है गवर्नमेंट कर रही है। तो गवर्नमेंट की देखो अलग अलग प्रकार के इनिशिएटिव, जो अभी मैंने बात बोली उन्हीं सारे इनिशिएटिव को फॉलो कर रही है, राइट। मुख्यमंत्री न्यूटन पॉली हाउस परियोजना, पॉली हाउस में क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा आती है, तो गवर्नमेंट प्रोडक्टिविटी के लिए बात कर रही है। गवर्नमेंट संरक्षण की, क्योंकि फील्ड को खतरा है पशुओं से, जानवरों से, बरसात से, ओलों से, उन सब के लिए एंटी हेल स्ट्रक्चर बना देना, ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम, सोलर फेंसिंग करवा देना। तो जो आपने खेत के अंदर प्रोडक्शन करी उसको भी तो बचाने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट की ये सारी स्कीम इसी लाइन ऑफ थॉट में होती है। एक ऐसी स्कीम होती है गवर्नमेंट की इंश्योरेंस से रिलेटेड, कि अगर किसी भी वजह से क्रॉप फेलियर हो जाए तो किसान आत्महत्या ना कर ले, तो उसके लिए क्या होगा, उसकी इंश्योरेंस करवा दो। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो इंश्योरेंस से पैसा आ जाएगा उसका। तो इंश्योरेंस भी एग्रीकल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग की स्कीम है, राइट। ये सारी तमाम स्कीम आप लोगों ने पढ़नी है। क्लियर? ये स्कीम इंपॉर्टेंट है। अब मैंने लाइन ऑफ थॉट बता दिया है स्कीम को अलग अलग कैटेगरीज में कैसे करोगे। फार्म इनपुट की स्कीम्स होंगी, या मार्केटिंग ओरिएंटेड स्कीम होगी, या क्रेडिट इंश्योरेंस क्रेडिट रिलेटेड होगी, या आपकी इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम होंगी। तो एग्रीकल्चर की स्कीम इसी लाइन ऑफ थॉट में आप लोगों ने पढ़ते जाना है।
तो अब आपने इन सारे पीपीटीज को देख लेना जिसमें ये सारे स्नाइपेट्स हैं, इनमें जो हाईलाइटेड हैं उन सबको गो थ्रू कर लेना है और आप देखोगे ये सारी तमाम स्कीम, तमाम डेटा आप लोगों के लिए काम आ जाएंगे। जैसे फ्रूट्स के लिए ये सारा एक चार्ट दिया हुआ था जिसमें एप्पल की पूरी प्रोडक्शन बताई हुई है, बाकी क्रॉप्स के कंपैरेटिवली प्रोडक्शन है। ये डेटा आपको याद होना चाहिए। अगर 4 नंबर में नोट लिखने को आ जाए कि स्टेटस ऑफ एप्पल प्रोडक्शन इन हिमाचल, तो आपके पास डेटा होना चाहिए रीजन्स का, जी कहां पे उगाया जाता है, कौन से रीजन्स में उगाया जाता है, कितना उससे पैसा कमाया जाता है, कितना टोटल वॉल्यूम मींस कितना उसका वजन है, वेट कितना एप्पल उगाया जा रहा है, राइट, ये सारे कितने हेक्टेयर जमीन में उगाया जा रहा है, डेटा बोलने चाहिए। तो इकोनॉमिक सर्वे में डेटा होते हैं कि एप्पल कितना उगाया जा रहा है, कितनी जमीन में उगाया जा रहा है, कितना पैसा कमाया जाता है एप्पल से, राइट, ये सारे डेटा आप लोगों ने निकाल लेने हैं। देखिए कि धीरे धीरे ग्रोथ रेट घट रही है अलग अलग क्रॉप्स की, एप्पल की ग्रोथ अलग है, बाकी फ्रूट्स की ग्रोथ अलग है, तो लगातार सारी क्रॉप्स में ग्रोथ आनी जरूरी है। इसके लिए आपने एचपीएमसी की वेबसाइट को गो थ्रू करना है मार्केटिंग के लिए। उसमें मैंने दिखाया हुआ है कैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स इनके आ रहे हैं। मैंने बोला एचपीएमसी ने इस साल जो है 3.25 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और टोटल 13.5 करोड़ का इस बार टोटल नेट रेवेन्यू उन्होंने कलेक्ट किया है, जो कि बहुत अच्छा रेवेन्यू है। इससे कई लोगों को रोजगार मिला, गवर्नमेंट की जेब में 4 पैसे आ गए कि गवर्नमेंट ने जो 3.25 करोड़ है किसकी जेब में गया, गवर्नमेंट की जेब में। गवर्नमेंट की जेब में पैसा गया तो गवर्नमेंट वो पैसा आपके ऊपर ही खर्च कर देगी। या एचपीएमसी में इस बार बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, मैंने नोट्स में डाला हुआ है, एचपीएमसी में कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। धीरे धीरे एचपीएमसी के तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है कि कितनी प्रोडक्शन एचपीएमसी कर रहा है, कितना पैसा उससे कमाया जा रहा है। लगातार उसमें पैसा अगर इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट प्रॉफिट से कमा के, उससे क्या होगा, ज्यादा रोजगार मिलेगा, ज्यादा इंडस्ट्री खुलेंगे एचपीएमसी की, ज्यादा प्रोसेसिंग प्लांट खुलेंगे, ज्यादा दुकानें खुलेंगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, पूरी ओवरऑल इकोनॉमी में इसके रेपरकशन दिखाई देंगे। क्लियर? ये देखिए अब एप्पल जूस की प्रोडक्शन देखो, 2018 में जो प्रोडक्शन है और 2022 की प्रोडक्शन बढ़ गई। ऐसी अगर हमें 2030 की प्रोडक्शन निकालनी है तो इससे 2.5 गुना ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी। आप देखना क्यों, क्योंकि उस टाइम तक लोगों की कंजप्शन पैटर्न चेंज होंगे, अर्बनाइजेशन हो गया, लोगों की जेब में पैसा है, वो सोचेंगे सेब खाने का टाइम नहीं, अच्छा सेब का जूस पैक फॉर्म में आता है, टेट्रा पैक रखा हुआ है 250 ml का, रोज एक पीना है हम लोगों ने। तो मींस धीरे धीरे एप्पल की प्रोडक्शन इसीलिए बढ़ाना जरूरी है। क्लियर? ये देखिए ये सारे डेटा इसी तरह से, एक गवर्नमेंट की एजेंसी है एपेडा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेगी। आ जाओ आपके एप्पल को एक्सपोर्ट करने का काम करे। वो कहेगी एक्सपोर्ट करने के लिए क्या है कि किसान ने एप्पल तो उगा दिए, एक्सपोर्ट 2 महीने बाद करने हैं, एप्पल तो खराब हो जाएगा। तो एपेडा कहेगी कि ठीक है हम आपके लिए कोल्ड स्टोरेज बना के रख लेते हैं, 2 महीने एप्पल अपने कोल्ड स्टोरेज में डाल दो, 2 महीने बाद बेच लेंगे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, क्या सप्लाई चेन चाहिए, वो सब ये करके देगी। तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्लोज एसोसिएशन में ये काम करती है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है कि अगर किसान 2 महीने के बाद लंदन में एप्पल बेच रहा है तो ज्यादा पैसे कमाएगा। तो एक कोल्ड स्टोरेज किसान की आय बढ़ा देगा, लेकिन ये कोल्ड स्टोरेज बनाने का पैसा किसान के पास नहीं है, ये कहां से आएगा, एपडा देगी, या गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर का बजट देगी उस बजट में एलोकेशन होगी कि कोल्ड स्टोरेज में इस बार 100 करोड़ रुपया खर्च करके दिखाना है, राइट। इस तरह से गवर्नमेंट के बजट को बांटा जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देखनी है, ये सारी स्कीम्स है, इन सारी स्कीम्स को पढ़ना है। क्लियर? आसान है चीजें, राइट। तो मैंने आपके स्ट्रक्चर किया है इकोनॉमिक सर्वे में, मैंने एक डेटा नहीं पढ़ाया आपको, मैंने इकोनॉमिक सर्वे को बांधा है एग्रीकल्चर के। इस इकोनॉमिक सर्वे से, अब इकोनॉमिक सर्वे में क्या है, एग्रीकल्चर के चैलेंजेस, अलग अलग डेटा, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कितना बजट एलोकेशन है, फूड ग्रेन कितना उगाया जा रहा है ना, ऐसे ही एप्पल प्रोडक्शन कितनी है, फ्रूट्स प्रोडक्शन कितनी है, इन सब की बातें, और इनके अंदर क्या क्या चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस के लिए अलग अलग वे आउट, इंश्योरेंस के लिए क्या गवर्नमेंट ने प्रोविजन किए हुए हैं, मार्केटिंग के लिए क्या प्रोविजन किए हुए हैं, सीड्स के लिए क्या प्रोविजन किए हुए हैं, ऐसा ही हॉर्टिकल्चर के लिए क्या प्रोविजन किए हुए। तो ये सारी चीजें मैंने आपकी इस पीपीटीज में डाली हैं। अब आप पढ़ेंगे, आपको एक लयबद्ध चीजों को समझ में आएगी, और दूसरा इन डेटा को कैसे मेंस के आंसर के साथ करना है, इसलिए मैंने इस पीपीटीज में प्रीवियस ईयर आए हुए मेंस के क्वेश्चन भी इनकॉर्पोरेट किए हैं। उन क्वेश्चन से आपको हेल्प मिलेगी ये सोचने में, ये क्रिटिकल थिंकिंग डालने में कि अगर इस लाइन ऑफ थॉट में क्वेश्चन आए तो मैं इस सर्वे में से कौन सा डेटा निकालूं और कैसे उस डेटा को मेंस में कनेक्ट करूं, और इंटरव्यू में अगर कोई सवाल पूछा जाए तो कैसे मैं डेटा को फ्लॉन्ट वहां पे कर सकते हैं। तो आपके पास डेटा इसलिए इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी होते हैं। क्लियर? तो यहीं पे चैप्टर को क्लोज करते हैं। अगला चैप्टर नंबर 9 रहेगा,
जिसमें मैं लाइफ स्टॉक को डिस्कस करूंगा। वो इतना डिटेलिंग की जरूरत नहीं, ये तो तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर है, उसमें हम आधे घंटे में लाइफ स्टॉक को डिस्कस करेंगे, फिर हम हिमाचल के फॉरेस्ट को डिस्कस करेंगे, फिर टूरिज्म इंडस्ट्री को, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।